आज के इस वीडियो में लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सेट संख्या 3 हल करेंगे। इसमें खंड द हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग खंड द के पहले के क्वेश्चन को हल किए थे। आज के वीडियो में हम लोग खंड द को हल करेंगे। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह दे रखा है, गाउस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या होता है गाउस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लिखते हैं क्या समीकरण के द्वारा, या कह सकते हैं गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E इंटू dA बराबर क्या होता है Q/ε0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। जैसा कि आपको इस चित्र में देखिए धनावेश के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। मतलब इस आवेश का जो तार है, इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है इस पर वो लैम्डा है। ठीक है, तार से r दूरी पर T बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब ये तार है, इससे r दूरी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, r दूरी पर क्या है, P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P बिंदु से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देखिए ये तार है, इसके चारों तरफ ये क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है चित्र में। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान होगा और उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। विद्युत क्षेत्र E तथा dA एक ही दिशा में है, अतः क्या हम लिखेंगे EA डॉट dA मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर होता है E dA cos 0 डिग्री बराबर क्या होगा E इंटू dA, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, समाकलन E इंटू dA बराबर समाकलन E dA बराबर E क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा, जिसे बाहर कर लेंगे तो dA का समाकलन करेंगे तो dA क्या है, एक बेलनाकार है, तो इसका क्या आएगा क्षेत्रफल 2πRL। ये हो जाएगा E इंटू 2πRL के बराबर आ जाएगा, E इंटू 2πRL के बराबर आएगा। पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। मतलब ये जो पृष्ठ है, इसके समतल सिरों से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि इन तलों पर विद्युत क्षेत्र तथा dA परस्पर लंबवत हैं। परस्पर क्या है, लंबवत है। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर E इंटू 2πRL होता है। लेकिन गॉस की प्रमेय से फाई E जो होगा वो Q/ε0 होगा, जिसे हम क्या माने, समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है, Q/L। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं इसको, Q बराबर लैम्डा इंटू L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखा गया है। इसलिए फाई E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L/ε0। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम इसको लिख सकते हैं E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा इंटू L/ε0। देखिए ये L से L क्या होगा, कट जाएगा,
तो आपका क्या बचेगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πr/ε0। और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, आपको इसे यही व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, देखिए यहां से थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये दे रखा है आपको, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम, 10 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाया गया है। एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें क्या दे रखा है आपको, 2 ओम यहाँ पे प्रतिरोध है, 10 ओम यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 8 ओम। और ये आपको संधारित्र दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे एक विभवांतर है आपको, यानी वोल्ट दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसके हल को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके हल को देख लेते हैं। आइए, क्या दिया है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुल जो प्रतिरोध दे रखा है, को लिख लेते हैं। कुल प्रतिरोध आपको दे रखा है 2 दिया था, प्लस 10 ओम दे रखा है, प्लस 8 ओम दे रखा है। इस पूरे को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 और 8 20 ओम। ठीक है, मुख्य धारा अगर हम यहां से निकालें, मुख्य धारा जो होगा वह आपका होगा I बराबर, ध्यान से देखिए, मुख्य धारा क्या होगा, I बराबर V अपॉन आर के। तो V का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 2, और R का मान हमारा कितना है 20। अगर इसे काटें तो ये हो जाएगा, एक बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 10, मतलब 1 बटे क्या आ जाएगा 10। और इस 1 बटे को 10 को लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं यहां से, संधारित्र पर आवेश। संधारित्र पर आवेश संधारित्र पर आवेश। संधारित्र पर आवेश के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र क्या होता है, संधारित्रों के सिरों पर, संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर V0 बराबर लिखते हैं हम लोग I इंटू आपका जो प्रतिरोध दे रखा है 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पे 10 दे रखा है। तो I का मान हम लोग कितना निकाले हैं 0.1, और 2 और 10 कितना हो जाएगा आपका 12, क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी चीज को। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। आवेश बराबर होता है, यानी Q बराबर होता है C इंटू V। ठीक है, तो C का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 10, और V का मान हम लोगों ने निकाला है 1.2 वोल्ट। यहां से अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 का गुणा अगर 10 में करेंगे
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो संधारित्र दे रखा है 10 माइक्रोफैरड दे रखा है। चित्र में अगर देखेंगे तो 10 माइक्रोफैरड, 12 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 1.2 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा? माइक्रोफैरड। आप चाहे इसे 12 गुणित 10 की घात माइनस 6 फैरड भी लिख सकते हैं। आप इसे और हल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12 गुणित 10 की घात माइनस 6 फैरड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमें दे रखा है, एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपको दे रखा है। यहां से देखिए, खंड द प्रश्न उत्तर संख्या 4 का ग है, लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपति नियम क्या होता है? समाकलन बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड का उपयोग करते हुए एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस की कल्पना करें, जिसका एक हिस्सा प्रणालिका के अंदर है। लूप के अंदर कुल धारा क्या होगा? n इंटू आई, जहां n कुल फेरों की संख्या है। ये बराबर होगा समाकलन b इंटू डॉट डी एल बराबर b क्रॉस l। ठीक है, क्योंकि b कांस्टेंट होगा, b बाहर निकल जाएगा, dl का समाकलन करेंगे तो ये आएगा l। तो परिणाम क्या निकल के आएगा? b बराबर म्यू नॉट एन आई, जहां n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ इसके एक सिरे से जाने वाले अवलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में 0.5 टेस्ला का है। वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। मतलब यहां पे हमें क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले इसको देखते हैं। दिया है एल का मान 1.0 मीटर और ओमेगा यानी कोणीय वेग दे रखा है आपको 400 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बी का भी मान दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी बराबर 0.5 टेस्ला। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल
जिसे हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, सॉरी एप्सिलॉन से दिखाते हैं, वह होता है बराबर 1/2 कैपिटल बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे 1/2, बी का मान हमें दे रखा है 0.5, ओमेगा का मान हमें दे रखा है 400 और एल का मान हमें दे रखा है 1.0 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इस 2 से अगर हम काटे इसको, ये कटेगा और कितना आएगा, 200 हो जाएगा। और 200 का अगर 5 में गुणा करते हैं 0.5 में, तो यह आपका हो जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा और 100 का 1 में गुणा करेंगे तो ना ही आने वाला है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न जो दे रखा है उसको हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो दे रखा है उसको देखते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या पढ़े थे भी 4 का घ, अब देखेंगे 4 का अंग। कह रखा है 4 का अंग में पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता। यहां से देख लेते हैं। चलिए देख, किसी लेंस द्वारा अपवर्तन चित्र ए में किसी उभय उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना की ज्यामिति दर्शाई गई है। इस प्रतिबिंब की रचना को 2 चरणों में देखा जा सकता है। पहला, अपवर्तित पृष्ठ वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनाता है। चित्र बी, प्रतिबिंब I1 दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I बनाने के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। यहां याद रहे कि ये क्या है, आपका I है, प्रतिबिंब I है। ठीक है, ये कोई खड़ी पाई नहीं यहाँ पे। प्रतिबिंब I बनने के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। चित्र सी, लेंस के समीकरण का उपयोग पहले अंतरा पृष्ठ ABC पर करने पर हमें प्राप्त होता है। तो चित्र देख लेते हैं यहाँ पे, तो जिससे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ चित्र है, इस चित्र में आपको दे रखा है A चित्र, B और C। तो चित्र B में जो आपका ये रहा A, B और C, इस ABC चित्र के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस का सूत्र उपयोग कर रहे हैं। यहां से अगर ध्यान से देखिए तो OB क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी, और आपका यहां से I1 जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, और ये आपका BC जो है वह R1 से दिखाया गया है, ये आपका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं। तो पहले चित्र से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं N1 अनुपाते OB प्लस N2 अनुपाते BI1 बराबर N2 माइनस N1 अनुपाते BC1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरे अंतरा पृष्ठ ADC के लिए भी समान प्रक्रिया का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रतिबिंब है ये आपका ADC, यहां देखिए जो C के रूप में दे रखा है आपको चित्र C में, A, D और C, इसके लिए करेंगे तो यहां से इसका क्या होगा, DI1 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, और C2D या C1D आपका क्या है, यह आपका दूसरे वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। तो माइनस N2DI1 प्लस N1DI बराबर लिख सकते हैं N2 माइनस N1 अपॉन DC2। ठीक है,
अब क्या करते हैं हम लोग, किसी पतले लेंस के लिए जो बी आई वन है वो डी आई वन की क्या होता है, बराबर होता है। बी आई वन डी आई वन की क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, जो समीकरण 1, ये रहा आपका समीकरण 1, और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो ये बी आई वन यहाँ है और यहाँ पे माइनस का डी आई वन है, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, N1 अनुपाते ओ बी प्लस N1 अनुपाते डी आई। ठीक है, अब बराबर यहाँ से N2 माइनस N1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/BC प्लस 1/DC2। ठीक है, जिसे हम समीकरण नंबर 3 माने हैं। आगे देखिए, यहां से समीकरण नंबर 3 के बाद मान लीजिए कि बिंब यानी वस्तु अनंत पर है तो ओ बी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तब डी आई कहाँ पे होगा, फोकस पर। तब समीकरण 1 से प्राप्त होगा N1 अपॉन एफ बराबर N2 माइनस N1 BC1 प्लस BC1 अपॉन DC2। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग BC को 1/R1 लिख सकते हैं और इसे अब लिख सकते हैं 1/R2, या यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहां से जो हमारा प्रश्न है, अब हमारा प्रश्नावली आपका जो ये अब 4 का अंग हम लोग किए थे भी, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे, क नंबर क्वेश्चन करेंगे यहां से। ठीक है, देख लीजिए 5 का क्या कह रहा है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। यह आपका प्रश्न है। तो प्रश्न 5 का हम लोग हल देखेंगे। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा कुंडली के तल के समांतर रहती हैं, इससे विक्षेप थीटा धारा आई के सीधे समानुपाती हो जाती है। यहाँ टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। इसका सिद्धांत देखते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। सुग्राह्यता बढ़ाना, पहला हम सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं फेरों की संख्या बढ़ाकर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर, या शक्तिशाली चुंबक उपयोग करके। ये दोनों तरीके से हम सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। तीसरा है मरोड़ दृढ़ता के कम करके, यानी कि मरोड़ दृढ़ता के मान के को कम करके हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, 5 का ख क्या है, 5 का ख प्रश्न में दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपका एक आंकिक प्रश्न है, इसको हल करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या चीज दिया है। तो दे रखा है आपको I0 का मान
इस प्रश्न में दे रखा है हमें 14.14 एम्पियर, और यहां से आवृत्ति जो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, वह आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, और वर्ग माध्य मूल मान मतलब इसे दिखाते हैं IRMS से, ये बराबर होगा आपका I0 बटे करनी में 2। ठीक है, तो I0 का मान आपको दे रखा है 14.14, और करनी में 2 का मान होता है आपका 1.414। अब क्या करेंगे, ऊपर 2 अंक पे दशमलव हो, नीचे 3 अंक पे दशमलव हो, 1000 का अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। 1000 का अंश व हर में गुणा कर लेते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 1 4 और 0, और यहां जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 1 4, दशमलव हट जाएगा। तो इससे जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग ये क्या निकालेंगे, शिखर मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शिखर मान। ध्यान दीजिएगा, जो शिखर मान होता है, शिखर मान का समय ये बराबर किसके होता है? तो आपका T/4 के आता है। T/4 के बराबर होता है। ठीक है, इससे पहले लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो आवर्तकाल निकालेंगे, और आवर्तकाल होता है आपका, आवर्तकाल T जो बराबर होता है वह होता है 1/f के। 1 और f का मान आपको कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। तो यह आपका हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे हमें आवर्तकाल T का मान मिल गया। हम इस शिखर मान को निकालने के लिए T का मान रखेंगे 0.02 सेकेंड बटे 4। इसको हल करने पे हमें प्राप्त क्या होगा? 0.005, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम उसको देखेंगे और उसको हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है यहां से, वह है 5 ख का अथवा 5 ख का अथवा। देख लीजिए यहां से क्या रखा है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 बराबर 150 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति 50 मेगा हर्ट्ज है। याद कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, कोणीय आवृत्ति, और हमें दे रखा है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम लोग इतने चीजों को हल करके निकालते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए,
तो यहां से हम लोग हल करेंगे। इसके लिए हम लोग एक क्या कर लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले तो दिया है विद्युत क्षेत्र का आयाम। क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र का आयाम। विद्युत क्षेत्र का आयाम बराबर दे रखा है आपको, या इसे हम दिखाते हैं ई नॉट से, और ये बराबर दे रखा है 150 टन प्रति कूलाम। ठीक है। और हमें आवृत्ति क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं। आवृत्ति आवृत्ति को हम लोग न्यू से दिखा रहे हैं, और ये आपको दे रखा है 50 मेगा हर्ट्ज। 50 मेगा हर्ट्ज। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 50 गुणित 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है। और क्या दे रखा है, तो प्रकाश की चाल दे रखा है। प्रकाश की चाल यह हमें दे रखा है। इसे हम सी से दिखाते हैं, और इसका मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यहां से पहला सवाल हल करेंगे हम लोग। इसमें क्या कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। जिसे हम किससे दिखाएंगे, B0 से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है हमारा E0 बटे C। E0 का मान हमें कितना दे रखा है, 150। ठीक है। बटे प्रकाश की चाल हमें कितना दे रखा है, 3 × 10⁸। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और ये हम लिख सकते हैं इसे 50 गुणित 10⁻⁻8। 10⁻⁻8। और हम इसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7। ठीक है। टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ला लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरा हमें इसी में दे रखा है निकालने के लिए कोणीय आवृत्ति। कोणीय ये हमें दूसरा निकालने के लिए दिया है कोणीय आवृत्ति। इसे हम दिखाते हैं ओमेगा से, और ये बराबर होता है हमारा 2 और न्यू से। तो ऐसे ही रखते हैं। पाई का मान 3.14, और v का मान हमें दे रखा है 50 × 10⁶। ठीक है। यहां से देख लीजिए ये हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा अगर 50 में करते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.14 गुणित 10⁸। ठीक है। और ये हमारा होगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। तीसरा जो हमें निकालने के लिए कह रखा है, वह कह रहा है तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए। क्या कहा है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य यहां निकाल लेते हैं हम लोग। तीसरा जो निकालने के लिए क्या है, तरंग दैर्ध्य।
तरंग दैर्ध्य, इसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और ये बराबर होता है हमारा c अपॉन न्यू के। c का मान हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और का मान दे रखा है 50 फीट 10⁶। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ माइनस 6/50। यहाँ आपका आ जाएगा 10⁻² और उसका 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300/50। तो 0 से 0 ऐसे काट दो, अब 5 × 30 यानी 6 मीटर ये चलेगा, 6 मीटर यहां से आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी। अगला जो प्रश्न हमारा दे रखा है यहां देखिए, कह रखा है विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए। हम लोग यहां देखते हैं विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है उसको देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग है विस्थापन धारा किसी परिपथ में समय के साथ बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। संशोधित एम्पीयर नियम या एम्पीयर मैक्सवेल समीकरण है P × dl बराबर μ0 IC प्लस ID, जहाँ ID क्या है ε0 d∅/dt है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से ये यहीं तक था, इतना ही इसका सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न जो है वह है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, क्लोराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ, समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा के एक लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। क्लोराइड द्वारा पहचान देखते हैं। पूर्ण ध्रुवित प्रकाश, क्लोराइड को पाने पर यदि प्रकाश की तीव्रता एक स्थिति में अधिकतम हो और उसके लंबवत स्थिति में पूर्णतः शून्य हो जाए तो वह पूर्ण ध्रुवित है। ठीक है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश को देखते हैं पहचान। क्लोराइड को घुमाने पर यदि तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम के बीच बदलती है लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती तो वह आंशिक ध्रुवित है। साधारण अध्रुवित प्रकाश क्लोराइड को पाने पर ज्ञात प्रकाश की तीव्रता में यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह साधारण प्रकाश है। ठीक है, इसका आंसर यहीं तक था। अगला प्रश्न जो है हमारा उसको देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का अंगा, उसमें दे रखा है सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चलिए इसको अगला देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 का अंगा जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले तो तरंग दैर्ध्य दे रखा है। क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य दे रखा है, और इस तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य हमें दे रखा है इस सवाल में, और तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं? लैम्डा से, और इसका मान है 3300 एंगस्ट्रॉन्ग। 3300 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको हम और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सरल तरीके से 3300 पूरी 10 की घात -10, और ये हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? तो कार्य फलन दे रखा है। कार्य फलन, कार्य फलन को किससे दिखाते हैं? W0 से, और ये आपको दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और h यानी प्लांक का नियतांक जो होता है h, प्लांक कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.6 गुणित 10 की घात -34 जूल प्रति सेकेंड, या जूल सेकेंड कह दीजिए। और सभी को तो पता ही होता है कि c यानी प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहां से हम लोग निकालते क्या है? आपतित फोटान की ऊर्जा। क्या निकालना है हमें? आपतित फोटान की ऊर्जा, यह होता है आपका E बराबर hc अपॉन लेमडा। तो h का मान हमारा होता है 6.6 गुणित 10 की घात -34, और c का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 बटे लेमडा का मान हमें दे रखा है 3300 गुणित 10 की घात -10। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ कट सकता है हमारा। हाँ जी, यदि हम 6.6 में 3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 छाग 18, और 3 छाग 18 और 1 19, और ये हो जाएगा 10 की घात, ये हो जाएगा 10 की घात -34, और ये 10 की घात +8 बटे जो होगा वह हो जाएगा 3300 फिर 10 की घात -10। इसको और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 19.8 पूरी 10 की घात कितना है? -34 + 8, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 34 में से 8 को घटाएंगे तो -26 हो जाएगा, और 10 की घात ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 3300। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग इसको भाग दे देंगे, हाँ, या फिर इसका मान हमारे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त हो गया है। हम इसे सामान्यतः क्या करेंगे? अगर वोल्ट के रूप में निकालना चाहें
क्या है, बोल्ट के रूप में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 19.8 फिर 10 की घात -26 फिर 10 की घात 10 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 गुणित 10 की घात -19 बटे, ठीक है, और हमारा ये हो जाएगा बोल्ट में मान। आगे देखिए, इसको हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उसी चीज को, ये हो जाएगा हमारा यहां से, तो लिख सकते हैं 19.8 पूरी 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 10 की घात -16 बटे, यहाँ हो गया हमारा 3300 और गुणित क्या है हमारा 1.6 फिर 10 की घात -19। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ई का जो मान हम निकाल रहे हैं ये लगभग हमारा कितना आ जाएगा 124.00 और नीचे हो जाएगा 3300। ये जो 0 से 2 जीरो कट जाएगा और इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी का अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहां से, देखिए क्या दिया है, तो दे रखा है, हमने ई का मान निकाला जो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला था। फिर से देख लीजिए 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इसके आगे अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसे हम क्या दिखाते हैं, के मैक्स से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है ई माइनस कार्यफलन। ई का मान हम लोगों ने निकाला था 3.75 माइनस 1.9 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।